कोई अगर चंड अशोक था, वो शासक थे, सम्राट अशोक शासक थे। शासन कहीं भी केवल शांति की नीति पर नहीं चलती और ना ही केवल युद्ध की नीति पर चलती है। ये समय के अनुसार तय किया जाता है कि युद्ध नीति होगा कि शांति की नीति होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि चंड अशोक ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी कलिंग के खिलाफ। उसके बाद उनको ये लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य अगर हमको चलाना है तो क्या केवल हम युद्ध करके चला पाएंगे। उस समय का जो कंडीशन था, उस कंडीशन को आप देखिएगा ना, इतिहासकार इसमें फेल रहे हैं ये देखने में कि आखिर चंड अशोक धर्म अशोक क्यों बने। इसका कारण है, और वो कारण उनकी कमजोरी नहीं, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण थे। और इस वजह से चंड अशोक धर्म घोष की तरफ जाते हैं, मतलब भेरी घोष से धर्म घोष की तरफ। ये उनकी दूरदृष्टता थी। जबकि कुछ इतिहासकारों की मानसिकता है जो दिखाना चाहते हैं कि ये उनकी कमजोरी थी। अगर कमजोरी थी तो उनके बाद और 9 शासकों ने कैसे मौर्य साम्राज्य को चलाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये उनको जवाब के चर्चाओं को दबाया जाए, वैचारिक चर्चाओं को रोका जाए। उस रोकने के राजनीति का ये परिणाम है कि न तो चंदू की जयंती मनती है, न बाबू जगदेव प्रसाद की मनती है, न पहले ज्योतिबा फुले की मनती थी, न अम्बेडकर की रैली निकलती थी, और न ही सम्राट अशोक की। और सम्राट अशोक की जयंती नहीं बनाने का कारण यही है ताकि इनके विचारों को, इनके अखंड भारत के कंसेप्ट को, इनके कल्चर के प्रैक्टिसेस को कोई जान न सके। और अगर जानेगा तो मैं सीधे तौर पर आपको कहता हूं कि उस विचारधारा को खतरा है जिसमें मुट्ठी भर लोग राज करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को, जिसका इतना बड़ा विजन था, एक इतना बड़ा प्रेरणा था लोगों के लिए, उसको आज तक पढ़ाया नहीं जा रहा। ये उन लोगों की क्रांति है, उन लोगों की वैचारिक क्रांति है जिनके इतिहास को शुरुआती दौर से ही एक राजनीतिक विचारधारा के द्वारा या एक आप कहें सामाजिक विचारधारा के द्वारा हमेशा राजनीति की है। एक इस देश में वर्ग है, एक जाति है या एक विचारधारा है जो अपने बल की राजनीति और वैचारिक राजनीति करता है। वो विचारधारा कभी नहीं चाहता है कि इन बहुजन नायकों की विचारधारा पर कभी कहीं बातचीत हो, कहीं विवाद हो, उस पर बहस हो। और निश्चित तौर पे जब जयंती मनाई जाएगी तो लोग जानेंगे कि चंदू कौन थे, जगदेव प्रसाद कौन थे, सम्राट अशोक कौन थे, और वे लोग जो जेएनयू को आज एक नए रूप में डेवलप किए वो कौन थे। जिस तरह से आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई और राष्ट्र की बात की, देश की बात की गई, देश सर्वोपरि राष्ट्र की, और बहुत सारी बातें की गई, क्या लगता है अभी तक ऐसे किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा हमसे कि किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता और यहाँ क्यों आज या इसके पिछले साल भी छात्रों के प्रयास से यहाँ अशोक जयंती मनाई गई थी। ये शायद दूसरा प्रयास है जहाँ पर कराई जा रही है। और यही नहीं, ये एक आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे कि जो लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पहले वंचित तबके से आते थे या आप कहें कि हाशिए पर थे, वो जब आज पढ़ रहे हैं, उनको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो उसमें वो देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों का कोई स्थान ही नहीं है। अरे भाई, अगर इस देश के इतिहास के बात करें तो इस देश के इतिहास में सबका इतिहास छुपा है ना। लेकिन जब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जाता है उसमें किसी एक खास वर्ग या एक खास जाति के ही लोगों का इतना इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, ये सवाल उनके मन में कौंध रहा है। और इसका नतीजा ये है कि वो अब जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज कहाँ हैं इस पूरे पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम में या पाठ्यक्रम में। और देखिए कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, यूपी के बहुत सारे शहरों में, बिहार के बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में, अगर बड़े शहरों की भी हम नहीं बात करें, वहां पे सम्राट अशोक जयंती की जुलूस निकाली जा रही है। उनके बारे में जाना जा रहा है कि भाई इस देश में अगर एक मुकम्मल राष्ट्र अखंड भारत की कल्पना किसी ने की थी वो सम्राट अशोक थे। और ये इतिहास का तथ्य है कि वो एक वंचित समुदाय, पिछड़े समुदाय या कहे कि निचले तबके से आते थे, ये इतिहासकार मानते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को, जिसका इतना बड़ा विजन था, एक इतना बड़ा प्रेरणा था लोगों के लिए, उसको आज तक पढ़ाया नहीं जा रहा। ये उन लोगों की क्रांति है, उन लोगों की वैचारिक क्रांति है जिनके इतिहास को शुरुआती दौर से ही एक राजनीतिक विचारधारा के द्वारा या एक आप कहें सामाजिक विचारधारा के द्वारा हमेशा दबाया जाता रहा है। आज उसी का हम परिणाम देख रहे हैं। हम शिक्षित हो रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं अपना इतिहास, और उसी का नतीजा है ये पहल। जैसा कि आपने कहा हमको जानना चाह रहे इतिहास को, उसी की पहल ये निकली। लेकिन आप जेएनयू से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में तो अब मनाई जाने लगी, लेकिन जेएनयू में दिखाया, जेएनयू में अभी तक नहीं मनाई जा रही सम्राट अशोक जयंती। इसको किस तरह? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, बाकी जो भी बहुजन नायक हैं आज, जिनको हम बहुजन कह रहे हैं, वो आप अपने पूर्वजों के लहजे में मैं कहूं तो हम बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित की बात कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ दिन पहले तक, कुछ सालों पहले बाबू जगदेव प्रसाद की भी जयंती नहीं मनती थी। आप चंदू के बारे में जानते हैं, कॉमरेड चंदू के बारे में 2-2 बार वो वहां के यूनियन के अध्यक्ष रहे, 1 बार उपाध्यक्ष रहे। क्या लोग वहां जयंती मनाते हैं उनकी?
आज तक तो हमने नहीं सुना। हम 2021 से वहां पे पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना, जबकि वहां के सारे संगठन इस बात का दावा करते हैं कि चंदू ने ये जेएनयू में वातावरण बनाया। लेकिन चंदू की जयंती कहाँ है, उन पे डिबेट कहाँ है, डिस्कशन कहाँ है, रचनाएं कहाँ हैं? क्या इसी वजह है ऐसी जो नहीं हो रहे हैं डिबेट, नहीं जयंती हो रही, क्या है इसकी, क्या कारण है? देखिए, इसकी वजह जो है वो वैचारिक राजनीति की है। एक इस देश में वर्ग है, एक जाति है या एक विचारधारा है जो अपने वर्ग की राजनीति और वैचारिक राजनीति करता है। वो विचारधारा कभी नहीं चाहता है कि इन बहुजन नायकों की विचारधारा पर कभी कहीं बातचीत हो, कहीं विवाद हो, उस पे बहस हो। और निश्चित तौर पे जब जयंती मनाई जाएगी तो लोग जानेंगे कि चंदू कौन थे, जगदेव प्रसाद कौन थे, सम्राट अशोक कौन थे, और वे लोग जो जेएनयू को आज एक नए रूप में डेवलप किए वो कौन थे। और जानेंगे तो ये पूरे देश में लहर चलेगा, एक वैचारिक लड़ाई, मतलब इसके बनाम उसके चलेगी। उसको दबाने के लिए जरूरी है कि आपके इतिहास के चर्चाओं को दबाया जाए, वैचारिक चर्चाओं को रोका जाए। उस रोकने के राजनीति का ये परिणाम है कि न तो चंदू की जयंती मनती है, न बाबू जगदेव प्रसाद की मनती है, न पहले ज्योतिबा फूले की मनती थी, न अंबेडकर की रैली निकलती थी, और न ही सम्राट अशोक की। और सम्राट अशोक के जयंती नहीं बनाने का कारण यही है ताकि इनके विचारों को, इनके अखंड भारत के कंसेप्ट को, इनके कल्चर के प्रैक्टिसेज को कोई जान न सके। और अगर जानेगा तो मैं सीधे तौर पर आपको कहता हूं कि उस विचारधारा को खतरा है जिसमें मुट्ठी भर लोग राज करते हैं। किसके नाम पर? सबके नाम पर। लेकिन सब जो हैं वो सब बहुसंख्यक नहीं है, मुट्ठी भर अपने वैचारिक राजनीति करके उसका फायदा उठा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि सम्राट अशोक की बात नहीं हो। बात होगी तो हम और आप जैसे लोग जागरूक होंगे, हक मांगेंगे, अखंड भारत वैसा बनाना चाहेंगे जो शांति के नीति पर आधारित हो। लेकिन कुछ विचारकों को ये पसंद नहीं है। एक बात हो रहा है, सम्राट अशोक के बारे में कहा था, चंड अशोक कहा जाता है उनके बारे में, और उनको कहा जाता है कि उन्होंने जब तलवार छोड़ी तभी ऐसा हो गया। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये शायद इतिहासकारों में भी एक ग्रुप है जो कभी दूरदृष्टि से नहीं सोचा। अपने आप को कहता है कि हम वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव इतिहास लिखते हैं, लेकिन हमेशा से वो एक मानसिकता से एक आप कहें कि मतलब प्रिजुडिसेस से वो पीड़ित रहा। और हमेशा वो चीज लिखने का कोशिश किया जो उसके नजरिए में फिट बैठता था। हमारे कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव तौर पर आप सोचिए ऐसे कि कोई अगर चंड अशोक था, वो शासक थे, सम्राट अशोक शासक थे। शासन कहीं भी केवल शांति के नीति पर नहीं चलती और ना ही केवल युद्ध के नीति पर चलती है। ये समय के उस अनुसार तय किया जाता है कि युद्ध नीति होगा कि शांति की नीति होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि चंड अशोक ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी कलिंग के खिलाफ। उसके बाद उनको ये लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य अगर हमको चलाना है तो क्या केवल हम युद्ध करके चला पाएंगे। उस समय का जो कंडीशन था, उस कंडीशन को आप देखिएगा ना, इतिहासकार इसमें फेल रहे हैं ये देखने में कि आखिर चंड अशोक धम्म अशोक क्यों बने। इसका कारण है, और वो कारण उनकी कमजोरी नहीं, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण थे। और इस वजह से चंड अशोक धम घोष की तरफ जाते हैं, मतलब भेरी घोष से धम घोष की तरफ। ये उनकी दूरदृष्टता थी। जबकि कुछ इतिहासकारों की मानसिकता है जो दिखाना चाहते हैं कि ये उनकी कमजोरी थी। अगर कमजोरी थी तो उनके बाद और 9 शासकों ने कैसे मौर्य साम्राज्य को चलाया, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, जवाब देना चाहिए। आप तो आखिर ये इतिहास में ऐसी क्यों गलतफहमी हो रही है? अगर गलतफहमी हो रही है तो आप लोग इसको किस तरह से, जो वास्तविक इतिहास है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, इसका कारण ये है कि ये इतिहास उस वर्ग ने लिखा है, उस वर्ग ने लिखा या लिखने का प्रयास किया है जो वर्ग हमेशा सम्राट अशोक के नीतियों के खिलाफ रहा है। दया प्रसाद सिन्हा कौन थे? जो डीपी सिन्हा का विवाद उभर के आया, उसने सम्राट अशोक का तुलना औरंगजेब से किया। किस आधार पर? कि उसने भी अपने भाइयों को मारा था, उसने अपने भाइयों को मारा, इस आधार पर। जबकि सच्चाई ये है कि औरंगजेब मुगल शासक थे, पहला चीज। दूसरी बात, वो एक बौद्ध शासक थे। वो भाइयों की बहनों की चर्चा करते हैं, जो इतिहास बताता है। और ये सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये विवादित तथ्य है। और उसको दया प्रसाद सिन्हा ने क्या कोशिश किया करने का, किससे तुलना करने का? औरंगजेब से। कहने का मतलब यह है कि आपके पूरे इतिहास, हिस्ट्रियोग्राफी पूरे इंडिया की एक विचारधारा के द्वारा लिखी गई है, ताकि
उनके अपने शासन व्यवस्था को, अपने विचारधारा को लाद के रखा जा सके। कमी क्या है? हमारे नायकों ने, हमारे इतिहासकारों ने, हम लोगों ने, ये हमारी कमी है कि अपने इतिहास को न हमने समझा और न ही अपने तरीके से लिखा, बल्कि उन्हीं के आयातित विचारों को हम आज तक अपनाते रहे, जिसको तोड़ने की और चुनौती देने की जरूरत है। तो क्या आने वाले समय में सम्राट अशोक के बारे में, जो सम्राट अशोक का जो वास्तविक इतिहास, उस पे आप लोग लेखनी करेंगे या किस तरह से उसको वास्तव रखेंगे? बिल्कुल 2 स्तर पे ये काम होगा। पहला तो लेखनी करना होगा, हमें अपने इतिहास को अपने नजरिए से देखना होगा, क्योंकि सारा इतिहास किसी न किसी नजरिए से लिखा गया है और वो इसकी शुरुआत है। जन्मदिन मनाना, शताब्दी मनाना या जयंती मनाना, ये उसकी शुरुआत है और इस दिशा में बहुत सारे लोग अब लगे हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का नाम इसमें बखूबी से आता है। उन्होंने इस पे अशोक का सच्चा इतिहास लिखा है और उस कड़ी में हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग प्रयास करके, सब लोग मिलके, कोलैबोरेशन करके और अपने तरीके, अपने विचारधारा या एक मुकम्मल समाज जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, अन्याय नहीं हो, उस विचारधारा से इतिहास को लिखा जाए, जिसमें कोई छूटे नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की बात नहीं हो, ऊंच नीच को जस्टिफाई करने की बात नहीं हो, सबको बराबरी से जैसे सम्राट अशोक देखते थे। और ये इतिहास लेखन हम लोगों को करना होगा और हम लोग करेंगे, निश्चित तौर पर इसको किया जाएगा। आप लेखन करेंगे, इतिहास की बात करी, लेकिन आज सम्राट अशोक जयंती पे आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए? किस तरह की क्या बात? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इस मौके पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहला तो ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने जड़ को समझिए। आपके जड़ में इतने लोग हैं जिनकी गणना संभव नहीं है, लेकिन उसको इतना दबा के रखा गया है कि आप जब विचार आप भी करते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि कहीं हमको कोई जाति का तो नहीं बता देगा। इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि हमारे लोग असंख्य हैं, उनको पढ़ना और उनको सामने लाना, ठीक है, और उस विचारधारा के आधार पर, उस समझ के आधार पर एक विचारधारा का निर्माण करना जो एक मुकम्मल, एक भारतीय अखंड भारत आप कहें, चाहे एक यूनाइटेड संयुक्त भारत कहें, उसका निर्माण करना, जिसमें सबको न्याय मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको अपना डिग्निटी मिले। कोई हायरार्की के आधार पर ये जाति है तो वो जाति है, इस जाति का है तो ये नहीं मिलेगा, उस जाति का है तो पढ़ने नहीं देंगे, इस जाति का है तो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, इस तरह का भारत नहीं चाहिए। ये हमारा संदेश है कि उनको पढ़ें तो एक ऐसे समाज का निर्माण करें जैसा कि सम्राट अशोक में रिफ्लेक्ट होता है, जो आज आपके संविधान के भावनाओं में निहित है। उसको लागू करने का प्रयास करें, उसे लागू करें, ये मुख्य संदेश होगा। तो आप लोगों ने सुना, अमित सर ने कहा कि सम्राट अशोक के बारे में जानना पड़ेगा, सही जानकारी। जो इतिहासकार हैं, इतिहास को भी राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया कि राजेंद्र जी ने सम्राट अशोक का सही इतिहास लोगों के सामने लाया और उन्होंने कहा सही इतिहास लाने की जरूरत भी है। और सम्राट अशोक ने सबकी बात की, सब सर्व कल्याण की बात की, सब देश हित की, राष्ट्र हित की बात करी है। आप लोगों को क्या राय इस वीडियो के लिए? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।